हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान IQ में। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मैथ्स फॉर पेडागोजी का पार्ट 3। तो इसके अंदर आज हम मैथ्स पेडागोजी की कुछ और चीज़ों को देखेंगे कि किस तरह से जो ये पेडागोजी की जो समझ है ये आपको बनानी है। ठीक है, तो आज के जो टॉपिक्स होंगे हमारे वो होंगे हाउ डज ए चाइल्ड थिंक, कैसे बच्चा सोचता है, एंड हाउ डू चिल्ड्रन लर्न, और बच्चे लर्न कैसे करते हैं। बेसिकली बच्चा कैसे सोचता है या बच्चे कैसे लर्न करते हैं, ये एज ए टीचर हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है। और जब हम इस चीज़ को जान जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके पेडागोजी के क्वेश्चंस वो अपने आप ही सोल्व होते चले जाएंगे। आपको पता है कि सीटेट के पेपर में या फिर आप एचटेट का पेपर ले लीजिए या फिर आप DSSB का पेपर ले लीजिए, तो सब में कैसे क्वेश्चंस आते हैं कि एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चंस कई बार आते हैं आपके सामने कि एक सिचुएशन दे दी जाती है कि बच्चा मैथ्स में उसने ये किया तो टीचर ने ये चीज़ बोली, तो बताइए टीचर क्या सोच रही है, या बताइए कि टीचर की कौन सी स्ट्रैटेजी जो है वो ठीक रहेगी। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ये मैथ्स पेडागोजी के क्वेश्चंस होते हैं, और इनको सोल्व करने के लिए आपको पेडागोजी की समझ बनाना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ हम आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे। और गाइज, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ आप चैनल पर जाकर देखिए, प्लेलिस्ट को देखिए, उसमें चाइल्ड साइकोलॉजी की वीडियोज़ हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट की वीडियोज़ हैं, CDP EVS की वीडियोज़ हैं, GK करंट अफेयर्स की वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगी। चलिए हम बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। मैंने आपको बता दिया है कि हम आज के कौन से टॉपिक लेने वाले हैं। ठीक है, तो इन टॉपिक्स की जो समझ है वो आपको काफ़ी क्लियर होगी आगे, इसलिए वीडियो को जो है पूरा कंप्लीट देखिए। सबसे पहले हम बात करेंगे हाउ डज ए चाइल्ड थिंक, कि बच्चा जो है वो सोचता कैसे है। ठीक है, ऑब्वियसली हमारी सोच और बच्चों की सोच में जो है बहुत फ़र्क होता है। एक छोटा सा 2 साल का या 3 साल का बच्चा जो होता है, आप सोचेंगे कि उसमें इतनी समझ नहीं है, लेकिन उसमें भी बहुत समझ है। वो भी उस समय जो है अपने लर्निंग के फेज़ में ही होता है। और बच्चे अपने लर्निंग के फेज़ में खुद से जो समझ डेवलप करते हैं वो हमेशा गलत नहीं होती है, बस उसको सही डायरेक्शन हमें देना होता है एज ए टीचर। तो हम यही टीचर के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि बच्चे की जो थिंकिंग है वो किस तरह से डेवलप हो रही है, और उस थिंकिंग को जो है हमें सही डायरेक्शन में जो है लेके जाना होता है। तो यही एक टीचर का रोल होता है जब आप किसी चीज़ कोई सब्जेक्ट रहे हैं या कुछ भी सिखा रहे हैं बच्चे को। ठीक है, तो हम इसमें देखेंगे चिल्ड्रन लर्न फ्रॉम एनीथिंग एंड एवरीथिंग दे सी एंड एक्ट अपॉन। ठीक है, जिस भी चीज़ को बच्चे देखते हैं या कोई भी चीज़ उन्होंने देखी है या जितनी भी चीज़ें बच्चों ने देखी है वो सभी चीज़ों को देखते हैं और उसके ऊपर एक्ट ज़रूर करते हैं। ठीक है, तो बच्चों को हो सकता है कुछ चीज़ें इंटरेस्ट करेंगी, कुछ नहीं उसको नहीं इंटरेस्टिंग लगेंगी, लेकिन फिर भी बच्चा चीज़ों को देखकर समझता ज़रूर है। उनको एक्सप्लोर करने की उसमें जो क्यूरोसिटी होती है वो हमेशा होती है। तो हमें यहाँ पे कोशिश ये करनी है कि बच्चा अगर किसी चीज़ को देखना चाह रहा है, उसको समझना चाह रहा है, तो हमें उस चीज़ को उसको प्रोवाइड कराना चाहिए ताकि वो पूरा एक्सपीरियंस उसका ले। They perceive things around them and gradually make sense of them। ठीक है, आपने सुना होगा पियाजे की 4 स्टेजेस आपने देखी होंगी। तो सबसे पहली जो सेंसरी मोटर स्टेज होती है, जब बच्चा जन्म लेता है 0 से 2 साल के वर्ष तक बच्चा अपनी सेंसेस का यूज़ करता है। ठीक है, तो वो चीज़ों को परसीव करता है, अपने पास जो भी चीज़ें आती है। अगर आपने उसको कोई टॉय दिया है, ठीक है, सपोज यू हैव गिवन अ टॉय टू ए चाइल्ड। ठीक है, आपने टॉय दिया है और बच्चे को बोला, बच्चे ने वो टॉय लिया, सपोज वो 0 से 2 साल के बीच का बच्चा है। जब वो टॉय को पकड़ना सीख जाता है, बच्चा उस टॉय को गिराएगा। ठीक है, आप सोचेंगे चलो ठीक है गिरा दिया, आप दोबारा उसको देते हैं, लेकिन बच्चा फिर गिरा देता है, आप फिर दोबारा देते हैं, वो फिर गिरा देता है। आप जानते हैं कि बच्चा ऐसा क्यों करता है? क्योंकि बच्चे को उस टॉय के गिरने से जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है या उस टॉय को गिराने में जो उसको मजा आ रहा है वो उस मजे के लिए करता है। ठीक है, बच्चे को उससे सेटिस्फेक्शन मिलता है, इसलिए वो चीज़ वो कर रहा है। लेकिन हमें लगता है ये वेस्ट है, लेकिन आप खुद जानिए कि बच्चा इस टॉय को गिराने से उसकी साउंड को पहचान रहा है। ठीक है, हाथ में अगर टॉय को पकड़ रहा है तो टॉय को छू कर देख रहा है, तो कुछ ना कुछ चीज़ें तो वो सीख रहा है। तो ये बच्चे जो हैं, जो भी उनके सामने चीज़ें आती हैं वो उनसे कुछ ना कुछ सीखते ज़रूर हैं। The unending curiosity and the power to explore, जो जितनी भी अनएंडिंग मतलब ना खत्म होने वाली जो जिज्ञासा होती है और कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करने की, खोजने की, खोजबीन करने की जो बच्चे की जिज्ञासा होती है, मेक्स अ चाइल्ड एन इन्वेस्टिगेटर। यही बच्चे को एक इन्वेस्टिगेटर बनाती है, एक एक्सप्लोरर बनाती है, एक डिसीजन मेकर बनाती है, और छोटे छोटे साइंटिस्ट और मैथमेटिशियन भी उनको बनाती है। तो मतलब अगर मैं मैथ्स की बात करूँ तो बच्चा जब स्कूल में आता है तो आपको लगता है कि वो सिर्फ ब्लैंक स्लेट होकर आता है, मतलब उसको कुछ नहीं सीखता है। ऐसा नहीं है। बच्चा जब कोई गेम भी खेलता है, सपोज वो ब्लॉक्स दे दिया आपने बच्चे को, ब्लॉक्स जोड़ने हैं। ठीक है, एक छोटे से बच्चे को 3 साढ़े 3 साल के बच्चे को आपने ब्लॉक्स दे दिए, या फिर आपने उसको बिल्डिंग बनाने के लिए बोला कि चलो बिल्डिंग बनाओ, तो बच्चा जब इनके साथ खेलेगा तो इन ब्लॉक्स की शेप के बारे में, इनके मतलब
अरेंजमेंट के बारे में, इनको कैसे अरेंज करना है, ठीक है। तो इन चीज़ों के बारे में भी बच्चा जो है सीखता है। तो ये भी उसकी लर्निंग है जिसको हमें वेस्ट नहीं समझना चाहिए। इसमें भी वो मैथ्स का यूज़ करता है, ठीक है। जैसे जब एक होल देखता है बच्चा, सपोज उसने एक होल देखा, उससे देखा कि उससे चींटियां बाहर आ रही हैं, छोटे से बच्चे की बात कर रही हूँ मैं, 3 से 4 साल तक के बच्चे की, तो वो उस होल के अंदर अपना हाथ डाल के देखता है, चींटियों को देखता है। तो यहाँ पे भी जो है बच्चे की लर्निंग हो रही है, बच्चा कुछ ना कुछ एक्सप्लोर कर रहा है। भले ही वो आर्टिकुलेट ना कर पाए, वो आपको ना समझा पाए, लेकिन अपने आप में जो है उसकी एक समझ डेवलप हो रही है। बस उसको हमें सही डायरेक्शन में लेके जाना है। नेक्स्ट इज चिल्ड्रंस थिंकिंग इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अडल्ट्स, बट अडल्ट्स इम्पोज देयर लॉजिक ऑन चाइल्ड, ठीक है। अब यहाँ पे बात ये है कि जब हम बड़े होते हैं, हम जब बच्चों को सिखा रहे होते हैं, तो हम चाहते हैं कि बच्चा, हम एक बार बताएं, 2 बार बताएं, बस बच्चा सीख जाए, ठीक है। एज ए टीचर आप यही सोचते होंगे, या फिर एज ए पेरेंट्स भी हम यही सोचते हैं कि हाँ भाई हम ये बच्चे को चीज़ सिखा रहे हैं और बच्चे को सीखनी है। लेकिन हमें चाइल्ड के जो लेवल है, बच्चे के लेवल पर जाकर देखना होगा, उसके लॉजिक को टटोलना होगा कि बच्चा किस लॉजिक से काम कर रहा है और हम किस लॉजिक से काम कर रहे हैं। आप देखेंगे कि हमारा लॉजिक और बच्चे का लॉजिक हमेशा कुछ अलग पाएगा। ऐसा नहीं है कि हम जो सिखा रहे हैं बच्चा वही सीख लेगा। जब बच्चा प्लस करता है, सपोज 21 और 42 को प्लस करना है बच्चे को, या फिर 21 और 4 को प्लस करना है, तो बच्चा कई बार क्या करता है, 4 को इधर लिख देता है। हमारे लिए वो गलत है, हमें पता है गलत है, लेकिन आपको नहीं पता कि बच्चा किस सोच से ये लिख रहा है। तो हमें ये चीज़ पहचाननी ज़रूरी है। या फिर बच्चे को जब आप कहेंगे कि 20 और 11 को ऐड करो, तो कई बच्चे क्या करते हैं, 20 को जो है 10 में डिवाइड कर लेंगे। कई बच्चे 11 को 10 और 1 में डिवाइड कर लेंगे, फिर ऐड करने की कोशिश करेंगे, कुछ उंगलियों पे गिनेंगे, कुछ स्टिक से अपने जो ऐसे डंडे लगाएंगे कॉपी पर और उनको गिनेंगे, कुछ हाथ से गिनेंगे। तो बच्चों की अपनी स्ट्रैटेजीज होती है, अपने लॉजिक्स होते हैं, जो हमें अडल्ट्स को उन पर इम्पोज नहीं करने चाहिए। अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं इस चीज़ का, तो सपोज एक बच्चा अपने पापा के साथ, अपने फादर के साथ जो है वॉक कर रहा है, ठीक है। वॉक करते करते जो है बच्चा कहता है कि पापा मैं थक गया हूँ और मुझे अब मैं थक गया हूँ और घर जाना चाहता हूँ। लेकिन अक्सर होता है कि पापा कहते हैं कि नहीं, अभी थके कहाँ हैं, अभी तो कितने स्टेप्स हुए हैं, अभी तो सिर्फ 75 स्टेप्स हुए हैं। सपोज पापा ने कह दिया कि अभी सिर्फ 75 स्टेप्स हुए हैं, लेकिन क्या पापा ने ये समझा कि आपका बच्चा छोटा है, आपके 75 स्टेप्स जो है बच्चे के 200 या 250 स्टेप्स के बराबर हो सकते हैं, ठीक है। तो आपने जहाँ 75 स्टेप्स चले हैं, बच्चे ने हो सकता है 150, 200 या 250 स्टेप्स चले हो। ये जस्ट मैं एक आइडिया दे रही हूँ, बच्चे के पर डिपेंड कर रहा है कितना बड़ा बच्चा है। तो यहाँ पर पापा को सोचने की जरूरत है कि आपने तो सिर्फ 75 स्टेप्स चले हैं, लेकिन बच्चा ऑलरेडी कितने स्टेप्स आपसे दुगने स्टेप वो चल चुका है। तो यहाँ पे लेकिन फिर भी पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं अभी थके गए, अभी तुम तो बच्चे हो, तुम तो और खेल सकते हो, और तुम दौड़ लगा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें समझने की ज़रूरत है कि हमें कभी भी अपने लॉजिक जो है बच्चे के ऊपर कभी भी इनको इम्पोज नहीं करना चाहिए एज ए टीचर भी। अब नेक्स्ट चीज़ को देखते हैं, इसी पर हम आगे बात करेंगे। ये देखिए, व्हाट अडल्ट्स थिंक अबाउट चिल्ड्रंस लर्निंग। तो जो बड़े हैं या फिर टीचर है या फिर यहाँ पे पेरेंट्स भी हो सकते हैं, वो क्या सोचते हैं बच्चे की लर्निंग के बारे में। एक एग्जाम्पल मैंने लिया है यहाँ पर, मोस्ट प्री स्कूल चिल्ड्रन ऑफ एजुकेटेड पेरेंट्स। सपोज पेरेंट्स बिल्कुल एजुकेटेड हैं और अच्छे, जो हम कह सकते हैं कि अच्छे प्राइवेट स्कूल में सब लोग पेरेंट्स अपने जो बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, तो ये जो एजुकेटेड पेरेंट्स हैं, लर्न टू रिसाइट द नंबर्स अप टू 10, 20, 30 और 100 एट होम, ठीक है। ये मैं एक जस्ट एग्जांपल ले रही हूँ कि 3 साल तक का बच्चा जो है घर पे, आपने देखा होगा, वो काउंटिंग करना सीख लेता है। सपोज वो यूट्यूब से सीख रहा है, या फिर वो पेरेंट्स ने उसको कुछ चीज़ें ला कर दी हैं, चार्ट्स ला कर दिए हैं, खुद सिखा रहे हैं, एजुकेटेड पेरेंट्स हैं भाई, खुद सिखा रहे हैं, 100 तक काउंटिंग करना सीख रहे हैं, रिसाइट कर सकता है बेसिकली 100 तक, 1, 2, 3, 4 एंड 100 तक रिसाइट कर सकता है। डज दिस मीन दैट द चाइल्ड कैन काउंट 100 ऑब्जेक्ट्स। तो आपको लगता है कि सच में वो बच्चा जो है 100 ऑब्जेक्ट्स को काउंट कर पाएगा अगर उसके सामने हम 100 ऑब्जेक्ट्स रख देंगे? या फिर उसको ये पता है कि 3 में जो 3 नंबर है उसमें 2 और 1 भी शामिल है, क्या उसको ये पता है? अगर आप सपोज आप 1 से 10 तक की काउंटिंग ही कर लीजिए, ठीक है। हम क्या करते हैं बेसिकली 1 से 10 तक उसको काउंट करा दिया, उसके बाद उसके नंबर नेम आपने याद करा दिए, ठीक है, नंबर नेम आपने याद करा दिए और हमारा काम खत्म हो गया कि बच्चे को 10 तक काउंटिंग आ गई। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है कि बच्चे, मोस्टली केस में क्या होता है कि बच्चे जो है ये 1 से 10 तक की सिर्फ नंबर नेम और ये जस्ट नंबर्स को सीखते हैं, वो एक्चुअल में काउंट करना नहीं सीख पाते हैं। इसलिए जब बच्चे के सामने सिचुएशन आती है, कुछ ऑब्जेक्ट्स दे दिए जाते हैं, आप खुद ये चीज़ देख सकते हैं, जब बच्चे के सामने बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स आ जाए और आप कहेंगे काउंट करो बेटा, उसको 100 तक काउंटिंग आ रही है, आप काउंट करो, तो बच्चा कहीं ना कहीं पजल कर जाता है। क्योंकि हमारी जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो ये होती है कि बस बच्चा रेसिटेशन कर दे, फटाफट से नंबर नेम याद कर ले, तो समझ लीजिए उसको काउंटिंग आ गई। ये बहुत
कॉमन धारणा है जो ये माता पिता की भी होती है और टीचर्स की भी एक्सपेक्टेशन होती है कि बच्चा जो है नंबर्स याद कर ले, नंबर नेम याद कर ले, क्योंकि फाइनली पेपर में तो उसको नंबर नेम लिखने ही आएंगे, तो यही चीज़ें हम याद कर लेते हैं। तो ये बहुत ही मैकेनिकल तरीका है, हमें इस तरह से कभी भी बच्चों को नहीं सिखाना है। अगर बच्चा स्कूल में आ रहा है, उसको 20 तक काउंटिंग आ रही है, इसका मतलब हम ये ना समझे कि वो 20 ऑब्जेक्ट्स को काउंट कर सकता है। तो बेसिकली हमारा फोकस यहाँ पर होना चाहिए कि हम बच्चे को जो है काउंट करना सिखाएं, एक्चुअल में काउंट करना सिखाएं, उसको एक्सपीरियंस दे बहुत सारी चीज़ों के साथ जिनको वो काउंट कर सके। सो देखिए इसमें मैंने लिखा भी आपके लिए कि व्हेन एन अडल्ट एज्यूम्स दैट ए चाइल्ड हैज़ अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ नंबर्स, जब हम एक अडल्ट एज्यूम करता है कि हाँ भाई बच्चे को नंबर का मीनिंग आ गया है, जस्ट बिकॉज शी और ही कैन रिसाइट नंबर नेम्स, इस चीज़ को देखकर कि हाँ भी बच्चा नेम डिसाइड कर सकता है और उसको लिख भी सकता है नंबर नेम, देन ही पुशेस द चाइल्ड टू लर्न मोर थिंग्स लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, एक्स्ट्रा। आज जब हमें ये पता है कि 1 2 3 जो है 1 2 3 ये सब उसको आ गया है, तो फिर हम देते हैं उसको एडिशन का काम कि चलो 2 में 3 प्लस करो, ठीक है, उसके बाद आप 16 में 5 प्लस करो, जो भी है, मतलब इस तरह के एडिशन सब्ट्रैक्शन बच्चे पर इम्पोज कर दिए जाते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें पता होता है कि बच्चे को अभी नंबर का कॉन्सेप्ट जो है एक्चुअल में क्लियर नहीं हुआ है और हम डायरेक्ट एडिशन और सब्ट्रैक्शन पर आ जाते हैं जस्ट बिकॉज क्योंकि बच्चा रिसाइट कर सकता है 100 तक काउंटिंग। तो ये हमें चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है, तो ये चीज़ें हमें अवॉइड करनी है, इनको कभी भी ऐसे नहीं करना है। सबसे पहले हमें नंबर पर फोकस करना चाहिए कि बच्चे को नंबर के लिए आपको पता है प्री नंबर कॉन्सेप्ट जो है आने चाहिए बच्चे को। तो प्री नंबर कंसेप्ट्स की मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, वो भी आपके लिए जरूर डालूंगी। तो प्री नंबर कंसेप्ट जब आ जाएंगे तभी वो काउंटिंग कर सकता है, और काउंटिंग का जब मेन आइडिया उसको समझ में आ जाएगा तब उसी के बाद हमें जाना चाहिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन पर। Although knowing the number names is a part of the process of learning numbers, मतलब नंबर नेम याद होना लर्निंग नंबर्स का एक पार्ट ही है, इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है, मैं ये नहीं कह रही कि गलत चीज़ है, बट इट डज नॉट रिफ्लेक्ट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ नंबर्स। लेकिन सिर्फ ये अंडरस्टैंडिंग ऑफ नंबर्स को रिफ्लेक्ट करता है, ये हम नहीं कह सकते हैं। एक्सपेक्टेशन ऑफ अडल्ट्स कैन हैम्पर चाइल्ड्स रियल लर्निंग, तो आप कभी भी बच्चे को ये मत कहिए, बच्चे को समझ लीजिए काउंटिंग अभी आई नहीं है तो उससे पहले कभी मत कहिए कि नहीं आप मुझे 100 तक नंबर याद करके दिखाओ, अभी 1 से 10 तक आप अभी याद करके दिखाओ। तो अगर आप ये एक्सपेक्टेशन रखेंगे बिना ये जाने कि बच्चे को काउंटिंग का मीनिंग ही नहीं पता है, तो ये चीज़ बिल्कुल गलत हो जाएगी। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं बच्चे की जो लर्निंग है उसको हैम्पर करती है। अब नेक्स्ट चीज़ देखते हैं कि हाउ डू चिल्ड्रन लर्न, बच्चे लर्न कैसे करते हैं। तो इसमें मैंने पूरा आपके लिए लिखा है कि किस किस स्ट्रैटेजी के साथ बच्चे लर्न करते हैं, तो मैं आपको समझाऊंगी आगे। सो चिल्ड्रन लर्न बाय एक्सपीरियंसेस थिंग्स, ठीक है, बच्चे चीज़ों को एक्सपीरियंस करके जो है लर्न करते हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया सेंसरी मोटर स्टेज की बात करी, या फिर हम कंस्ट्रक्टिविज्म की जब बात करते हैं तो आपको पता है कि कंस्ट्रक्टिविज्म भी कहता है कि एक्सपीरियंस जो है बच्चों को एक्सपोजर जो है वो देना ज़रूरी है। सो बच्चे जो है अपने आप अपनी नॉलेज कंस्ट्रक्ट करते हैं चीज़ों को एक्सपीरियंस करके। दे पिक अप थिंग्स, थ्रो देम, ब्रेक देम, ज्वाइन देम एंड लर्न अबाउट देयर प्रॉपर्टीज़। वे चीज़ों को लेंगे, उनको फेंकेंगे, उनको तोड़ेंगे, उनको फिर से जोड़ेंगे और उसके बाद उनकी प्रॉपर्टीज़ को लर्न करेंगे। ऑब्वियसली अगर घर पे आप बच्चों को टॉय प्रोवाइड कर रहे हैं तो हमें ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों को ऐसे टॉयज़, मतलब टॉय चाहे कैसा भी हो वो अपने आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनको फ्री एक्सपोजर देना चाहिए। आप ये ना करें कि ये तो कांच का टॉय है आप बच्चे को नहीं देंगे, या फिर ये तो बहुत महंगा टॉय है, तो ये आपको महंगे टॉयज़ की ज़रूरत नहीं होती। आप घर में पड़े हुए किसी बेकार सामान से भी बच्चों को बहुत कुछ सिखा सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर हो चीज़ों का, ताकि वो उनके साथ उनको एक्सप्लोर कर पाएँ, ठीक है, उसके बाद उस चीज़ से अपनी समझ बना सकें। ए चाइल्ड may not be able to explain what he has understood, एक बच्चा हर बार इस चीज़ में, मतलब इस चीज़ के काबिल नहीं होता कि वो आपको समझा सके कि उसने क्या सीखा है, बिकॉज वो एक बच्चा है। तो ऑब्वियसली वो अब समझाने में आपको नहीं समझा सकता क्लियर से क्या उसने क्या सीखा है। फॉर एग्जाम्पल द डिफरेंस बिटवीन ए बॉल एंड ए स्टोन, बच्चे को बॉल का एक्सपोजर है, आपको पता है बच्चे को बॉल का एक्सपोजर हो जाता है, फिर बच्चों को स्टोन्स का भी एक्सपोजर हो जाता है, ठीक है। स्टोन्स पत्थर का, जैसे कि पत्थरों से भी बच्चे खेलते हैं, छोटे छोटे कंकड़ से खेलते हैं, तो बॉल का एक्सपोजर हो गया, स्टोन का एक्सपोजर हो गया। बॉल की जगह आप काइट मान लीजिए, सपोज काइट का, तो बच्चे को ये पता होता है कि इन सब चीज़ों के अंदर डिफरेंस है, ठीक है। लेकिन जब आप बच्चे को कहेंगे कि डिफरेंस बताओ, तो बच्चा हो सकता है कि आपको डिफरेंस आर्टिकुलेट ना कर पाए, अपनी भाषा में वो ना समझा पाए आपको क्या डिफरेंस है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे को डिफरेंस नहीं पता है।
he or she may know the difference and many even demonstrate it but may not be able to articulate it। ठीक है, तो हो सकता है कि बच्चा आपको करके दिखा दे कि देखो ये तो ऐसे मम्मी पतंग होती है, ऐसे पापा बॉल होती है, ये इस शेप की होती है, लेकिन हो सकता है कि वो पूरी तरीके से जो एग्जैक्ट डिफरेंस है वो ना समझा पाए। लेकिन आपको पता है कि अगर बच्चे को इतनी भी समझ आ गई कि काइट जो है बॉल से डिफरेंट है तो ऑब्वियसली उसने बहुत कुछ समझ लिया है। इसमें भी आपका मैथ्स है, वो काइट्स की शेप देख लेता है, बॉल की शेप, स्टोन की शेप, इन चीज़ों को समझ लेता है, पैटर्न्स को समझ लेता है, बॉल्स के ऊपर उसको पैटर्न दिखते हैं, काइट के ऊपर उसको पैटर्न्स नजर आते हैं, उन चीज़ों से उसका एक्सपोजर बहुत पहले ही हो जाता है। While learning the meaning of half, देखिए जब हम बच्चों को हाफ का कंसेप्ट सिखाते हैं, when a child is made to find halves of variety of objects, सपोज आपने बहुत सारी चीज़ें दी बच्चों को, आपने पहले एक रोटी दे दी बच्चे को, ठीक है, फिर एक ब्रेड का पीस आपने दे दिया बच्चे को, उसके बाद एक कॉपी का पेज दे दिया आपने बच्चे को, ठीक है, आपने कहा इन चीज़ों को हाफ में डिवाइड करो। तो अगर आप सिर्फ इस ब्रेड से, सिर्फ एक पेज से हाफ करना सिखाएंगे तो सिर्फ वो पेज की शेप को ही अपने दिमाग में रखेगा, ठीक है। अगर उसके सामने कल को एक ऐसी शेप आ जाएगी तो फिर वो कंफ्यूज हो जाएगा। तो इसीलिए, या फिर सर्कल की शेप आ गई या फिर ओवल शेप आ गई उसके सामने, तो हमें वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट जो है बच्चे को देने पड़ेंगे इस हाफ के कॉन्सेप्ट को सिखाने के लिए कि मतलब इतने सारे ऑब्जेक्ट्स के जब हाफ करवा के आप बच्चे को देखेंगे तो देखेंगे कि बच्चा धीरे धीरे अपने आप कंस्ट्रक्ट कर लेगा नॉलेज हाफ की। तो फिर आप उससे जब कहेंगे ना कि ब्रेड का स्लाइड दो आधा, तो बच्चा इतना ना दे के पूरा हाफ देगा आपको, ठीक है। आपने देखा होगा कि बच्चे से जब आप कुछ मांगते हैं तो बच्चे से हाफ कहते हैं, तो कुछ बच्चे सिर्फ इतना पार्ट दे देते हैं आपको कि नहीं मम्मी पापा यही है बस हाफ, तो आप कहेंगे कि नहीं ये हाफ नहीं है। तो लेकिन बच्चे के लिए हाफ का मतलब पहले क्या होता है कि भाई कोई एक पूरी चीज है, उसमें से उससे कम कोई भी हिस्सा दे दो वो हाफ होता है, तो बच्चे के लिए ये हाफ होता है, ठीक है। तो उसको ये समझाना जरूरी है कि हाफ जो होता है वो तरह तरह का हो सकता है, डिफरेंट शेप के अकॉर्डिंग। तो इसमें आपको एक्सपोजर देना पड़ेगा डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के साथ। नाउ कमिंग टू ग्रिप्स विथ मैथमेटिक्स। अब मैथमेटिक्स के साथ कैसे ग्रिप बनाना बच्चा स्टार्ट करता है ये हम देखेंगे। हाउ डज ए चाइल्ड एक्वायर मैथमेटिकल कंसेप्ट्स, बच्चा किस तरह से मैथमेटिकल कंसेप्ट्स को एक्वायर करता है। कैन एनी कंसेप्ट बी प्रेजेंटेड टू ए चाइल्ड एट एनी स्टेज इन सच ए मैनर दैट द चाइल्ड गेट सम आइडिया अबाउट इट। तो क्या हमें कोई भी कंसेप्ट, सपोज आप ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट ले लीजिए, तो वो एक कॉन्सेप्ट है, क्या हम किसी भी स्टेज पे ला सकते हैं बच्चों के लिए, और किस तरह से लाएं कि बच्चों को उसका आइडिया मिल जाए। तो देखिए ये सारे जो क्वेश्चंस हैं इनका आंसर मैं आपको बताती हूँ। पियाजे के अकॉर्डिंग क्या था, उन्होंने बोला था कि बायोलॉजिकल मैच्योरिटी की बात करी थी। पियाजे ने कहा था कि कॉग्निटिवली जो है बच्चे को मैच्योर होना जरूरी है, यानी कि रेडीनेस की बात करी थी, रेडीनेस ऑफ ए चाइल्ड फॉर लर्निंग ऑफ ए पर्टिकुलर कंसेप्ट। उन्होंने कहा था कि बच्चे को रेडी होना चाहिए किसी भी कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए। खासकर मैथमेटिक्स की जब हम बात करते हैं तो आपको पता है कि एब्स्ट्रैक्शन की बात होती है यहाँ पर, ठीक है। मैथ्स जो है पूरा एब्स्ट्रैक्शन का कंसेप्ट है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्शन जो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स हैं उनको सीखने के लिए कुछ चीज़ें बच्चे में आनी, कुछ चीज़ों में बच्चों की डेवलपमेंट हो जानी ज़रूरी है, तभी वो इसको सीख पाएगा। सपोज अलजेब्रा है, एक्स और वाई, ये 6th में ही क्यों इंट्रोड्यूस होता है, 5th या 6th क्लास में, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप 2nd क्लास के बच्चे को एक्स वाई अलजेब्रा सिखाने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं सीख पाएगा, ठीक है। तो बच्चे को रेडी होना चाहिए उस चीज़ को समझने के लिए, मतलब डेवलपमेंट की उस स्टेज तक बच्चे को पहुंचना ज़रूरी है। यहाँ पर हम वाइगोत्स्की का पर्सपेक्टिव आप ले सकते हैं कि उन्होंने कहा था कि भाई बच्चे को ZPD के थ्रू सिखाया जा सकता है, लेकिन देखिए उन वाइगोत्स्की ने भी ये चीज़ बोली थी कि आप बच्चे को एडल्ट की हेल्प से, मतलब किसी बड़े की हेल्प से ZP मतलब एक जोन तक लेके जा सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि 1st क्लास के बच्चे को आप अलजेब्रा सिखा देंगे, बच्चे को एटलीस्ट रेडी तो होना चाहिए ना, उसको बायोलॉजिकली इतना मेच्योर होना चाहिए या फिर उसको कॉग्निटिवली इतना मेच्योर होना ज़रूरी है कि वो अलजेब्रा को सीख पाए, तो रेडीनेस होना ज़रूरी है। तो बच्चे में एब्स्ट्रैक्शन आने के लिए बच्चे को रेडी होना ज़रूरी है, मतलब मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट जो एब्स्ट्रैक्ट रूप में फॉर्म होते हैं वो बच्चे में एक तरह से रेडीनेस के बाद ही होते हैं, जब वो रेडी हो जाता है। इस चीज़ को हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, फॉर ए चाइल्ड टू अप्रिशिएट द रिलेशन बिटवीन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। देखिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन में रिलेशनशिप होती है, एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में रिलेशनशिप होती है। शी और ही शुड बी एबल टू रियलाइज दैट एक्शंस आर रिवर्सिबल। अब बच्चे को आपने एडिशन सिखा दिया, सब्ट्रैक्शन सिखा दिया, लेकिन बहुत कम इस चीज़ के बारे में सोचते हैं, टीचर्स को या पेरेंट्स सोचे कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमेशा रिलेशनशिप बतानी ज़रूरी है। क्योंकि अगर मान लीजिए मैं 7 में से 5 में यहाँ पर घटा रही हूँ,
ठीक है। तो आपका यहाँ पर क्या आ गया, 2 आ गया। अब 2 को जो है मैं अगर 5 में प्लस करूंगी तो हमारे पास फिर से 7 आ जाएगा। तो इस तरह की जो रिलेशनशिप्स हैं वो सिखानी बच्चे को ज़रूरी है, और इसके लिए बच्चे को रिवर्सिबल थिंकिंग जो है उसके अंदर डेवलप होनी चाहिए, ठीक है। तो रिवर्सिबिलिटी उसके अंदर आनी चाहिए, एंड शी कैन डू दिस इफ शी अंडरस्टैंड्स हाउ कंजर्वेशन ऑपरेट्स। तो ये जो कंजर्वेशन और रिवर्सिबिलिटी के कॉन्सेप्ट्स हैं ये बच्चे को आना ज़रूरी है। जैसे आपको पता है कि जो रिवर्सिबिलिटी है और कंजर्वेशन है, ये कंजर्वेशन का ही पार्ट होता है, रिवर्सिबिलिटी और डिसेंट्रेशन। तो ये बच्चे को कंक्रीट ऑपरेशन, जो पियाजे की स्टेज 3 थी, स्टेज 3 यानी कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कंक्रीट ऑपरेशनल की, ठीक है। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज पे जो है बच्चा इन कॉन्सेप्ट्स को ग्रैस्प करता है, कंजर्वेशन को, रिवर्सिबल को। तो अगर आप सेकंड स्टेज पे या फर्स्ट स्टेज पे, सपोज सेंसरी मोटर पे या फिर आप प्री ऑपरेशन पे बच्चे को ये चीज़ सिखाने की कोशिश करेंगे, तो हो सकता है कुछ बच्चे जो हैं ऑब्वियसली शार्प माइंडेड होता है, एक इन हेरिडिटी का भी फैक्टर होता है, वो सीख जाए, जो भी सेकंड स्टेज के एंड में थोड़ा सीख जाए। लेकिन हर बच्चा जो है सेकंड स्टेज पे, फर्स्ट स्टेज पे नहीं सीखेगा। जब वो स्टेज 3 में आ जाएगा तभी वो ये जो है कंसेप्ट रिवर्सिबिलिटी और कंजर्वेशन सीख पाएगा। तो अकॉर्डिंग टू पियाजे ये था। तो इनके बारे में मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, हालांकि इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देती हूँ, लेकिन अगर आपको अलग से देखना है रिवर्सिबिलिटी कंजर्वेशन क्या होता है तो आप चाइल्ड डेवलपमेंट वाली प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। कंजर्वेशन होती क्या है? द प्रिंसिपल दैट द क्वांटिटी, नंबर, मास, लिक्विड, कोई भी क्वांटिटी है आपके पास, नंबर है, मास है, लिक्विड है, रिमेन्स द सेम रिगार्डलेस ऑफ द स्पेशल शेप इट मे एज्यूम। तो वो नंबर, मास, क्वालिटी, ये जो है सब कुछ वो सेम रहेगी बच्चे की, मतलब ये चीज़ें सेम रहेगी अगर उसकी स्पेशल शेप आप कुछ भी दे लीजिए। फॉर एग्जाम्पल एक पानी है, सपोज ग्लास में पानी है, ठीक है, पानी को आपने जो है ट्रांसफर कर दिया एक छोटे से बाउल में, ठीक है, तो पानी ने शेप यहाँ पर बाउल की ले ली, लेकिन क्वांटिटी तो यहाँ पर सेम रही है। तो ये होता है कंजर्वेशन का कंसेप्ट। ये मैंने आपको लिक्विड के लिए बताया है। मास का भी ऐसे हो सकता है, सपोज आपके पास एक बाउल के अंदर चीनी थी, फिर आपने उसको ट्रांसफर कर दिया, एक बॉटल में कर दिया या फिर एक जग में कर दिया, तो चीनी की मात्रा तो कम नहीं हुई है, भले ही चीनी ने जग की शेप ले ली हो या यहाँ पर कटोरे की शेप ली थी। तो ये बेसिकली चीजें हैं, अगर बच्चे को ये चीजें समझ आ जाती है, ये कंजर्वेशन का पार्ट होता है, ठीक है। अगर बच्चा कंजर्वेशन करना सीख जाता है तो धीरे धीरे वो चीजें जो है एब्स्ट्रैक्ट बन जाती हैं। पहले बच्चा कंक्रीट ऑपरेशन पे जो है इनको सामने देख कर करता है, उसके बाद जब फॉर्मल ऑपरेशन में चला जाता है तो ऑब्वियसली उसके माइंड में जो है ये चीजें सेट हो जाती है कि हाँ ये कंजर्वेशन का पार्ट है और ये चीज बदली नहीं है, क्वांटिटी सेम है यहाँ पर। तो ये पियाजे ने भी बोला था और ये एक फैक्ट भी है। वैसे अगर हम देखें तो दिस इज द फैक्ट कि इसके बिना जो है एब्स्ट्रैक्शन बच्चे को नहीं आएगी। तो अब कंजर्वेशन में जो है हमारे 2 पार्ट्स हैं कंजर्वेशन में, एक तो आपका रिवर्सिबिलिटी है, एक आपका डिसेंट्रेशन है। रिवर्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? द एबिलिटी टू थिंक अबाउट द स्टेप्स ऑफ ए प्रोसेस इन एनी ऑर्डर। मतलब अगर आपने सपोज 1 2 3 4 इन स्टेप से आप गुजरे हैं, तो जब आप लास्ट में पहुंचे तो आपको याद रहे कि आपका ये स्टेप भी पार किया था, आपने ये भी किया था, मतलब थिंक बैकवर्ड, पीछे मुड़कर सोचना एक तरह से, इसको हम रिवर्सिबिलिटी बोलते हैं। सपोज एक पेपर का पीस था या फिर सपोज एक ब्रेड का पीस था, तो टीचर ने जो है ब्रेड के 4 पीस किए, 4 बच्चों में बांट दिए, ठीक है। अब बच्चों से टीचर पूछेगी तो बताओ ब्रेड उतनी ही है कि कम हो गई? तो आप देखेंगे कि बच्चे बोलेंगे, प्री ऑपरेशनल चाइल्ड बोलेगा कि नहीं ब्रेड जो है वो कम हो गई है, क्योंकि आपने इसको कट कर दिया, अब वो कम हो गई है, हम सबके पास अलग अलग है, कम हो गई है। लेकिन आपको पता है कि ब्रेड तो सेम है ना। तो बच्चे ने प्रोसेस पे जाकर नहीं देखा कि इस ब्रेड के जो है हमने टुकड़े किए थे इसी ब्रेड के, ना इसको हमने टुकड़े को कहीं और फेंका है, इसके जस्ट टुकड़े किए थे और टुकड़े करने के बाद ये 4 टुकड़े 4 बच्चों में बट गए हैं, पर ब्रेड तो अमाउंट तो सेम ही है ना। तो ये है रिवर्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट। उसके बाद हम देखते हैं डिसेंट्रेशन के कॉन्सेप्ट को। सो डिसेंट्रेशन में क्या होता है कि आपको बच्चे का जो फोकस होता है वो एक फीचर पर ना होकर बहुत सारे फीचर्स पर होता है, मतलब मल्टी डायमेंशनल, एक पे ना होकर आप हर डायरेक्शन में इसको सोचते हैं। जो ये बाउल वाला ग्लास वाला एग्जांपल मैंने आपको दिया है, सपोज इतना पानी है, अब ये बाउल में डालना है, बाउल ग्लास से जो है छोटा है, यहाँ पे डाल दिया आपने, बच्चे के सामने ये प्रोसेस किया। अब बच्चे से पूछेंगे कि पानी कम हुआ कि ज़्यादा हुआ, तो बच्चा कहेगा कि पानी जो है वो कम हो गया है। ऐसा बच्चे ने क्यों सोचा? क्योंकि ग्लास की जो हाइट थी वो बहुत ज़्यादा थी और बाउल की हाइट वो है कम है, लेकिन बच्चे ने यहाँ पे सिर्फ हाइट पर फोकस किया, उसकी विड्थ पर उसने फोकस नहीं किया, जबकि बाउल की विड्थ जो थी वो बहुत ज़्यादा थी। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि बच्चा सिर्फ एक ही डायमेंशन पर फोकस करता है, इसको हम बोलते हैं डिसेंट्रेशन। और जब ये दोनों चीज़ें बच्चे को आ जाती है, रिवर्सिबिलिटी और डिसेंट्रेशन, सपोज सेंट्रेशन का मतलब है सिर्फ एक ही डायमेंशन पर फोकस करना और डिसेंट्रेशन मतलब मल्टीपल डायमेंशंस पर फोकस करना। तो जब ये दोनों चीज़ें आती हैं और बच्चा जो है कंजर्वेशन करना सीख जाता है, उसके बाद धीरे धीरे ये कॉन्सेप्ट जो है बच्चे के एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में डेवलप हो जाते हैं और एब्स्ट्रैक्ट उसकी माइंड में जो है स्टोर हो जाते हैं कंसेप्ट, और इस तरह से जो उसका मैथमेटिकल कंसेप्ट है वो फिक्स हो जाता है।
अब नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, चिल्ड्रन हैव देयर ऑन स्ट्रैटेजीज ऑफ लर्निंग। तो बच्चों की कुछ अपनी स्ट्रैटेजीज होती है लर्निंग की, तो हमें हमेशा उन स्ट्रैटेजीज पर फोकस करना चाहिए। जैसे मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था एक, कि जब हम एडिशन करते हैं या सब्ट्रैक्शन करते हैं, सपोज हम 21 को जो है हमें 3 में ऐड करवाना है बच्चे से, ठीक है, तो कुछ बच्चे 21 को यहाँ 3 में ऐड कर रहे हैं, तो आपको जानना ज़रूरी है कि उसने क्या स्ट्रैटेजी अपनाई है। बजाय कि सीधे बच्चों को डांटने की कि ये क्या कर दिया तुमने, गलत है ये है, तो बच्चे से एक बार जानने की कोशिश हमें ज़रूर करनी चाहिए। कई बच्चे क्या करते हैं कि 21 को पहले 20 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे, फिर आपको फिर +3 लिखेंगे, उसके बाद वो ऐड करेंगे, ठीक है, तो ये एक प्रोसेस हो गया। कुछ बच्चे क्या करेंगे कि 21 को 1 जो है पूरा एक तरह से मैं कहूँगी कि पूरे डंडे लगाकर पूरा, और फिर उसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो एज ए टीचर हमारा क्या रोल होना चाहिए कि बच्चे के जो भी स्ट्रैटेजीज़ हैं हमें उनको समझना ज़रूरी है। देखिए वो सही या गलत हो सकती है, लेकिन बच्चे की स्ट्रैटेजी है तो हमें उन स्ट्रैटेजी की तरफ जाना पड़ेगा और बच्चे को उसका सही या गलत हमें बस समझाना पड़ेगा, ना उसको ये करके कि नहीं ये तो बिल्कुल गलत है, इसको आप यूज़ नहीं कर सकते, पेपर में ये मत लिखना। हमने देखा है कि मोस्टली अगर 21 + 42 अगर आपको ऐड करना पेपर में आता है तो आपके सामने इस तरह से क्वेश्चन आता है कि 21 लिख दिया जाता है, 42 और ये छोटा सा एक डब्बा बनाकर दे दिया जाता है कि आप यहाँ पर एडिशन करो। तो बच्चा हो सकता है कि उसको इस तरह के एल्गोरिथम में प्रॉब्लम आ रही हो। देखिए एल्गोरिथम एक तरीका होता है इजी वे में समझने का, लेकिन छोटे बच्चे को हमेशा एल्गोरिथम से सिखाने के बजाय उनको खुद अपनी स्ट्रैटेजी पर काम करने हमें देना चाहिए, ताकि वो कुछ इवॉल्व करे, उसके बाद वो धीरे धीरे एल्गोरिथम पर अपने आप आ जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए बच्चा जैसे करना चाहे आपको उसे करने देना चाहिए। आप सपोज एग्जाम में पूरा एक पेपर दिया जा, हाफ पेज ऐसे दिया जा सकता है कि आप सोल्व करो, आप किस स्ट्रैटेजी से सोल्व करते हो, फिर हमें उसे करेक्ट करना चाहिए। अब तो फिर भी काफ़ी चीज़ें जो है बदल गई हैं, लेकिन पहले की मैं बात करी जब ट्रेडिशनल वे में सिखाया जाता था तो एल्गोरिथम पर ही फोकस होता था, लेकिन हमें अब बच्चे की अपनी खुद की स्ट्रैटेजी पर भी फोकस करना होगा। नेक्स्ट, discouraging children from evolving their own strategies results in blocking their ability to think। अगर हम उनको डिस्करेज करते हैं, भाई बच्चा कोई अपनी स्ट्रैटेजी बता रहा है और हम उसको डिस्करेज करते हैं कि नहीं इसी तरह से लिखना है क्योंकि मैंने ऐसे सिखाया है, मैं टीचर हूँ तुम्हारी, मैंने इसे ऐसे सिखाया है तो तुम ऐसे ही पेपर में लिखोगे, तो इस तरह की चीज़ें करने से अगर आप बच्चों को डिस्करेज करेंगे अपनी खुद की स्ट्रैटेजीज बनाने से, तो क्या होगा, तो बच्चा जो है इससे डिस्करेजमेंट आती है बच्चे में और बच्चे का जो मोटिवेशन लेवल है वो बहुत कम हो जाता है और रिजल्ट क्या होगा कि वो मैथ से ही नफरत करने लगेगा। तो हमें बच्चे को अलाउ करना चाहिए कि वो खुद की स्ट्रैटेजी बनाए और अपने खुद के कनेक्शंस बिल्ड करे और पैटर्न्स देखें मैथमेटिक्स में कि क्या पैटर्न्स फॉलो हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज फोर्सिंग चिल्ड्रन टू फॉलो वन सिंगल स्ट्रैटेजी। जब मैंने अभी बताया कि आप सिर्फ एल्गोरिथम या फिर एक सिंगल स्ट्रैटेजी पर जब आप बेस्ड होते हैं, विदाउट क्रिएटिविटी ग्रेजुअली डैम्पन्स देयर अर्ज एंड एबिलिटी टू क्रिएट देयर ओन स्ट्रैटेजी एंड कंसेप्चुअल थिंकिंग। देखिए जब बच्चा अपने आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाता है तो वो अपनी कंसेप्चुअल जो थिंकिंग है उसकी डेवलप होती है, उसका कंसेप्ट क्लियर होता है। तो यही तो हमें चाहिए। मैथ्स में अगर कंसेप्ट बच्चे का क्लियर हो गया है तो बच्चे के सामने आप कितने भी सवाल दे दीजिए वो सॉल्व जरूर कर लेगा। तो हमें कंसेप्ट क्लियर कराने के लिए बच्चे की खुद की स्ट्रैटेजीज को जो है मोटिवेट करना चाहिए। हो सकता है बच्चा एरर करेगा, गलतियां करेगा, लेकिन हमेशा एरर जो है ये नहीं शो करता कि बच्चा सिर्फ गलतियां कर रहा है, वो ये शो करता है कि बच्चा किस तरह से सीख रहा है। तो वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए जानना। अब हम बात करेंगे मैथमेटिकल लैंग्वेज पर। देखिए जो लैंग्वेज है अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है जो मैथ्स बच्चों को सीखने में कहीं ना कहीं हिंडर करती है। तो मैथमेटिकल लैंग्वेज को कैसे सिखाना है बच्चे को ये भी बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि मैथमेटिकल लैंग्वेज जो है वो अपने आप में बड़ी कंफ्यूजिंग है। कहीं साइंस और सिंबल्स हैं, फिर साइंस और सिंबल्स के लिए एक पर्टिकुलर लैंग्वेज भी है, फिर एक ही तरह का कोड नहीं होता है, 2-3 तरह के कोड हो जाते हैं या डिफरेंट टाइप के कोड्स हो जाते हैं। तो बच्चे को हर चीज़ में कन्फ्यूजन बहुत हो जाता है। तो इसलिए एज ए टीचर हमें मैथमेटिकल लैंग्वेज से कैसे डील करना है ये बच्चे को सिखाना ज़रूरी है। इन लर्निंग मैथमेटिक्स, जब हम मैथमेटिक्स लर्न करते हैं, चिल्ड्रन हैव टू कोप विद ट्राइंग टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज एज वेल एज मैथमेटिक्स। तो बच्चा 2 चीज़ों से डील करता है। एक तो वो खुद लैंग्वेज से डील करता है। अब लैंग्वेज उसका मीडियम कुछ भी हो सकता है, हिंदी हो सकता है, इंग्लिश हो सकता है, या फिर किसी की लोकल लैंग्वेज भी हो सकती है, और साथ ही साथ उसको मैथमेटिक्स से भी डील करना है, ठीक है। अगर आप सिर्फ लैंग्वेज सिखा रहे हैं तो ठीक है, लेकिन मैथ्स में आपको पता है सिम्बॉलिक नोटेशंस होती हैं, सिम्बल्स होते हैं, फिर सिम्बल्स के लिए कोई ना कोई लैंग्वेज होती है। तो इतना कन्फ्यूजिंग हो जाता है बच्चे के लिए कि बच्चा जो है पजल हो जाता है। और इस पजल एनवायरनमेंट में अगर आप उसको फिर अगर डांट देंगे, धमका देंगे या फिर स्ट्रैटेजी सही यूज़ नहीं करेंगे तो फिर बच्चा उस सब्जेक्ट को नहीं सीख पाता है। तो हमें ध्यान रखना है कि मैथ्स में बच्चा सिर्फ लैंग्वेज से भी डील करता है और फिर मैथ्स से भी डील करता है। 2 तरीके से इसको डील करना होता है। लैंग्वेज यूज्ड इन कन्वेइंग मैथमेटिकल आइडियाज एट एनी लेवल प्लेसेस हैवी डिमांड्स ऑन द चिल्ड्रंस एबिलिटी टू कॉम्प्रीहेंड लैंग्वेज। आपने देखा होगा
अगर आप एक टीचर रह चुके हैं या फिर आपने प्राइवेट स्कूल में कहीं पढ़ाया है, तो बच्चे क्या करते हैं, जब एक एग्जाम में अगर आप सिंपल क्वेश्चंस देते हैं, 21 + 42 दे दिया आपने, ठीक है, या 45 को मल्टीप्लाई करने दे दिया 4 से, इस तरह के क्वेश्चन ठीक है बच्चे ने सोल्व कर दिया अगर उसको एल्गोरिथम आता है या उसकी कोई भी स्ट्रैटेजी है। लेकिन जब वर्ड प्रॉब्लम्स की बात आती है, बड़ी बड़ी वर्ड प्रॉब्लम्स आती है या फिर पाई चार्ट या बार ग्राफ आता है, ठीक है, उसकी जो वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं, तो आप देखेंगे मोस्टली बच्चे गलत करके जाते हैं या क्वेश्चन छोड़ देते हैं, क्योंकि उनके लिए वो जो 3-4 लाइन की जो वर्ड प्रॉब्लम होती है वो उनको समझ में ही नहीं आती है। ठीक है, अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट स्कूल्स में, तो गवर्नमेंट स्कूल्स में बच्चे मोस्टली बच्चे ऐसे होते हैं जिनके जो फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स होते हैं, जिनके घर में कोई पढ़ाने वाला नहीं होता है, तो उन बच्चों का पूरा जो डिपेंडेंसी है स्कूल पर होती है, अपने टीचर पर होती है। लेकिन घर में भी वो उसको माहौल नहीं मिल पाता है, तो वो चीज़ों लैंग्वेज जो है, खासकर जब इंग्लिश से वो डील करता है, तो और इंग्लिश में अगर उसका सब्जेक्ट है, सपोज मैथ्स ईवीएस सब इंग्लिश में है, तो मैथ्स में वो इंग्लिश की पूरी वर्ड प्रॉब्लम्स को पढ़ेगा ही नहीं, वो ये ज़रूरत ही महसूस नहीं करेगा कि पढ़ना भी है, क्योंकि उसके लिए तो एक सवाल है जो लैंग्वेज में पूछा गया है, तो वो सोचता है कि नहीं इसमें तो क्या मैथ्स है, वो वहाँ उस लैंग्वेज जो पूरी वर्ड प्रॉब्लम होगी उसके अंदर सिर्फ नंबर्स को ढूंढेगा, कुछ नंबर्स को ढूंढेगा, कुछ इंडिकेटर्स को ढूंढेगा, जैसे कि ऑल टुगेदर का मतलब सबको पता है ऐड करना है, खाली ऑल है तो भी ऐड करना है। ठीक है, तो इस टाइप के जो इंडिकेटर्स है उनको ढूंढेगा, उन नंबर्स को ढूंढेगा और अपने हिसाब से जो मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई कर देगा, डिवाइड करना है तो डिवाइड कर देगा। मतलब वो ये नहीं देखेगा, उसको कॉम्प्रीहेंशन जो है उसका क्लियर नहीं हो पाता है। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि बच्चों को जो लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन है, यानी कि जो मैथमेटिकल लैंग्वेज का कॉम्प्रीहेंशन है वो आना बहुत ज़रूरी है, उसकी अंडरस्टैंडिंग बच्चे को आनी बहुत ज़रूरी है। अगर टीचर ये कहे कि आप इक्वल देखें तो आप जो है प्लस कर दो, ऑल टुगेदर देखें तो आप प्लस कर दो, और टेक अवे देखें तो आप माइनस कर दो। ठीक है, लेफ्ट अगर आपके सामने आए, हाउ मेनी आर लेफ्ट, अगर ये आपके सामने आए तो भी आपको माइनस करना है। तो ये चीज़ें हमें कभी नहीं बोलनी चाहिए। इंडिकेटर्स जो होते हैं वो हमेशा आपके लिए हेल्प नहीं करेंगे। अगर आप खुद पेपर डिज़ाइन कर रहे हैं तो आप पेपर की जो लैंग्वेज है वो बहुत सिंपल रखिए, वो इतनी सिंपल रखिए कि बच्चा उसको समझ पाए, ना कि उसमें बहुत हैवी वर्ड्स रखें। तो इस तरह की चीज़ें हमें याद रखनी है। तो ये जो, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं इसका, देखिए इक्वल या मेक्स या फिर इज द सेम एज, इन तीनों को अगर हम मैथ्स में देखें तो ये तीनों जो है रिप्रेजेंट होते हैं इक्वल टू के साइन से। ठीक है, अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, फॉर सपोज कि वर्ड प्रॉब्लम आ गई है 2 and 2 मेक्स, या फिर दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है, तो इक्वल का साइन जो है यहाँ पर जो है यूज होगा। तो तीनों चीज़ों का मतलब उसके लिए इक्वल है। तो हर किसी जगह पे अगर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का भी है उसके अंदर, तो बच्चा उस चीज़ को ध्यान नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि ये जो इंडिकेटर्स हैं ये सिर्फ इक्वल को रिप्रेजेंट करते हैं, तुम फटाफट इक्वल टू के साइन के हिसाब से जो तुम्हें समझ में आया वो कर दो। तो बच्चे को पूरे जो लैंग्वेज है वो कॉम्प्रीहेंड कराना बहुत ज़रूरी है। सो स्पेशली मैथ्स की अगर हम बात करें तो मैथमेटिकल लैंग्वेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और टीचर को हमेशा ध्यान रखना है कि बच्चा जो है मैथ्स की लैंग्वेज समझ जाए। तो इसके लिए बेसिकली यही है कि आप थोड़ा सा लैंग्वेज जो है बच्चे की, अगर बच्चे को इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा है तो उसके लिए आप हिंदी में समझाइए उसको वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, धीरे धीरे हिंदी से फिर उसको इंग्लिश में ले जाइए, तो उसकी लोकल लैंग्वेज है तो उस लोकल लैंग्वेज में उस वर्ड प्रॉब्लम को समझाइए, उस लोकल लैंग्वेज के साथ डील कीजिए बच्चे से कि बच्चा किस तरीके से समझ रहा है। तो मैथ्स का जो लैंग्वेज है वो कभी भी इशू नहीं होना चाहिए, ताकि बच्चे को अच्छे से मैथ समझ में आए। बेसिकली हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि कॉन्सेप्ट समझे। ठीक है, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर तो हमेशा बच्चे के लिए रहेंगे, क्योंकि हर बच्चा डिफरेंट बैकग्राउंड से आता है, हर कोई इंग्लिश नहीं जानता, हर कोई हिंदी भी नहीं जानता है। तो बेसिकली आपके लिए है कि मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट जो है आप उसको अच्छे से सिखा पाएँ। अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो है हमारी लर्निंग एनवायरनमेंट। अब देखिए, मैं जो आपको ये हाउ चिल्ड्रन लर्न, इसमें सब कुछ बता रही हूँ मैं आपको कि लर्निंग एनवायरनमेंट का क्या रोल होता है जब आप मैथ्स की बात करते हैं या फिर किसी भी सब्जेक्ट की बात करते हैं। हाई सेल्फ एस्टीम हेल्प्स लर्निंग, तो बच्चे के सेल्फ एस्टीम जो है वो हाई होगी तो बच्चा लर्निंग भी उसकी हाई होगी, मतलब लर्निंग भी उसकी बहुत अच्छी होगी। और अगर आपकी लो सेल्फ एस्टीम है तो लर्निंग को वो डायरेक्टली इफेक्ट करेगी। आपको पता है कि इमोशनल डेवलपमेंट उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट को इफेक्ट करेगी ही करेगी। ये आपको पता है कि डेवलपमेंट के जितने भी डोमेन्स हैं वो इंटरलिंक्ड है आपस में। ठीक है, तो ये भी हमें चीज़ याद रखनी है। चिल्ड्रन लाइक ऑल ऑफ अस लर्न बेस्ट व्हेन दे थिंक वेल ऑफ देमसेल्फ। जब बच्चे सबसे अच्छा सीखते हैं, जब बच्चों को लगता है कि हाँ, उनको अपने बारे में लगता है कि हाँ हम भी कर सकते हैं, हम भी सीख सकते हैं, जब बच्चा ये सोचेगा तो उनकी लर्निंग बेस्ट होती है। द इम्पोर्टेंस दैट ए टीचर गिव्स टू चिल्ड्रंस फीलिंग
एंड एटीट्यूड टुवर्ड्स चिल्ड्रन ग्रेटली इन्फ्लुएंस द वे चिल्ड्रन लर्न। अगर बच्चा टीचर जो है इंपॉर्टेंस देगी बच्चे की फीलिंग्स को और उसका जो एटीट्यूड है बच्चों के प्रति जो है वो बेसिकली वो डिसाइड करता है कि बच्चे कैसे लर्न करेंगे और कितना अच्छा लर्न करेंगे। तो टीचर का जो बिहेवियर है बच्चे के प्रति वो बहुत अच्छा होना चाहिए। और मैथ्स में स्पेशली बच्चे एरर्स करेंगे ही करेंगे। देखिए मैथ्स एक बहुत ही मैकेनिकल सब्जेक्ट है और उसको हमें छोटे बच्चे को मैकेनिकल वे में नहीं पढ़ाना होता है। तो बच्चे के एरर्स का जो है आपको स्वागत करना है। आपको हमेशा बच्चे को ये बोलना है कि ठीक है आप एरर करो, गलती करो, आप मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप गलती करो, जी भर के गलतियां करो, लेकिन आप उसको एरर जब आप उसको बताएं तो बहुत ही आराम से कि अच्छा आपने ये किया है। सपोज आप बच्चे ने यहाँ पर 3 को मैंने बताया था कि यहाँ ऐड कर दिया है, तो आप बच्चे को ये बोल सकते हैं अच्छा आपने 3 को यहाँ ऐड कर दिया है, लेकिन 20 और 21 तो 20 + 1 होता है, लेकिन 20 में अगर हम 3 ऐड करेंगे तो 23 आ जाएगा, फिर हम एक और ऐड करेंगे तो 24 आ जाएगा। या फिर आप कोई भी ऑब्जेक्ट लेकर उसको सिखा सकते हैं। तो मतलब बच्चे को सही आंसर तक लाने के लिए आप एक पोलाइट वे से उसको सिखा सकते हैं, अपनी खुद की एक अच्छी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हमेशा बच्चे को डांटना कि तुमने क्या ऐड कर दिया, तुम्हें नहीं पता कि वंस को वंस में ऐड करना है, टेंस को टेंस में ऐड करना है। ये जो वंस टेंस है ये उसके लिए बहुत मैकेनिकल टर्म्स है, तो उसको जितना हो सके आपको कंसेप्ट क्लियर कराना है और पोलाइटनेस के साथ कराना है। अलाउ देम टू सीक क्लैरिफिकेशंस, मतलब बच्चे में इतना गट्स होने चाहिए कि वो आपके सामने आकर क्लैरिफिकेशंस मांगे, आपसे क्वेश्चंस पूछे और आपको जो फीडबैक है वो कैसे प्रोवाइड करना है, व्हाई एंड हाउ, कि कैसे आया क्यों आया ये पूछिए, बजाय कि ये तुमने गलत कर दिया है। हालांकि सिर्फ गलत बोलने से बच्चा जो है डीमोटिवेट होता है, वो दोबारा एफर्ट्स नहीं करेगा। तो आप हमेशा जब भी आपको लगे कि बच्चे ने गलत किया है, सही भी किया है, तो उसे पूछिए कि अच्छा आपने कैसे किया, आपने मतलब कैसे किया और आपने क्यों किया है, ये आप ये चीज़ें पूछिए और बातों बातों में उसको बताइए कि उसकी गलती क्या थी। तो देखिए बच्चा बहुत अच्छे से सीखेगा। और उनको रॉन्ग और राइट प्रूफ करना हमारा मेन ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, हमारा बेसिकली ये होता है कि बच्चा कैसे सीख सकता है। इनेबल्स देम टू डेवलप हाई सेल्फ एस्टीम, तो जब आप बच्चे को मोटिवेट करेंगे कि वो क्लैरिफिकेशन मांगे, क्वेश्चंस पूछे और आपको बताए कि उसने आपने क्यों स्ट्रैटेजी और कैसे स्ट्रैटेजी अपनाई है और वो क्यों गलत है या क्यों सही है, वो अपनी बात को क्लैरिफाई करेंगे, तो देखेंगे कि उनके अंदर जो है हाई सेल्फ एस्टीम डेवलप होगी। और आपको पता है कि टीचर का कनेक्शन अगर अच्छा होगा बच्चे के साथ, तो बच्चा वो टीचर जो सब्जेक्ट पढ़ाएगी ना, उस सब्जेक्ट के साथ भी बच्चे का लिंक अच्छा बनेगा। सपोज मैथ्स देखते हैं कि हम बहुत सारे बच्चों को मैथ्स अच्छा नहीं लगता है, तो मैथ्स जो है अगर मैथ्स का टीचर ही ऐसा हो जाए जो हमेशा डांटे फटकारे मार के समझाए या मतलब बच्चे कुछ पूछे तो उनको झड़क दे, तो आप देखेंगे बच्चा मैथ से भी नफरत करने लग जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि आपको एक हेल्दी लर्निंग एनवायरनमेंट देना है बच्चे को, ताकि उसकी सब्जेक्ट की नॉलेज जो है वो अच्छे से डेवलप हो जाए। सो गाइज ये थी हमारी आज की वीडियो, मैथ्स पेडागोजी की पार्ट 3 की वीडियो। आई होप कि कुछ नई चीज़ें आपको सीखने को मिली होंगी और जितने एग्जांपल्स के थ्रू और जितनी जो टेक्निक्स हैं मैंने आपको बताई हैं, अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठेंगे मैथ्स पेडागोजी के तो वो आपको बहुत हेल्प करेंगी। और इसकी पूरी सीरीज से जुड़ने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैंने चैनल अभी शुरू ही किया है, इतना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, लेकिन मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको अच्छे से अच्छा जो कंटेंट है वो प्रोवाइड करूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके जो भी डाउट्स आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञान IQ।